आप लोगों को 366 पढ़ाया जा रहा है। और नॉर्मली क्या है, बच्चे ये वाला क्लॉज नहीं पढ़ते हैं, लेकिन सबसे अच्छा बेनिफिट यही होगा कि हम सबसे पहले आर्टिकल 366 को पढ़ लें। तो आज की क्लास में हेमंत सर एक्सप्लेन करेंगे आर्टिकल 366 को। हाँ हेमंत सर। जो हमारा भारतीय संविधान है उसके भाग 19 अनुच्छेद 376 आ गया है, ठीक है। इसमें कुल 30 भाषाएं दी गई है। उन परिभाषाओं क्या है कि जो भी वर्ड, जैसे किसी भी अधिनियम में हम लोग जो भी शब्दावली रहती है, ठीक है, तो उन शब्दों का भाषा दिया रहता है, उसको आप कहाँ तक रखेंगे। तो वैसे ही अनुच्छेद में 366 के तहत आपकी परिभाषाओं को बताया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखिए कौन कौन सी है, इसको एक बार आप देख लीजिए। पहले कृषि है, फिर आंग्ल भारतीय है, उसके बाद आपका अनुच्छेद है, फिर उधार लेना है, फिर खंड को बताया है, क्लॉज, फिर निगम कर को बताया है। उसके आगे आपका शंका की दशा में बताया गया है एक जो वर्ड शब्द है। फिर ऋण के बारे में बताया गया है। उसके बाद आपका संपदा शुल्क के बारे में बताया गया है। फिर विद्यमान विधि के बारे में बताया गया है। फिर आपका फेडरल न्यायालय से संबंधित प्रावधान को बताया गया है। फिर माल को परिभाषित किया गया है, प्रत्याभूति, उच्च न्यायालय, भाग, देशी राज्य, पेंशन, आपात की उद्घोषणा, लोक अधिसूचना, रेल, शासक, अनुसूची, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, प्रतिभूतियों, उपखंड, कराधान, आय पर कर, माल के क्रय या विक्रय पर कर, और आखिरी आपका शासक संघ राज्य क्षेत्र के बारे में, ठीक है। तो 30 शब्दों का यहाँ पे परिभाषा दी गई है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूज किया गया है, ठीक है। इसमें कई शब्द ऐसे हैं जो आपको जब आप कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है, तब आपको ये चीजें समझ आएंगी। जो आपका जो सामान्य जो राज्य व्यवस्था जो है उसके अलावा जो चीजें जो बताई गई है, ठीक है, उसमें ये सारे वर्ड को आपको मीनिंग तब इस शब्दों का प्रयोग आप ज्यादा करेंगे। अभी इसमें कुछ ही शब्द हैं जो हम लोग यूज करने वाले हैं, कुछ मतलब शुरू के अध्याय में। ठीक, तो भाग 19 अनुच्छेद 366 में परिभाषाओं को बताया गया है। तो पहले है जो खंड 1 में दिया गया है उसका कृषि आय। कृषि आय भारतीय आय से संबंधित अधिनियमितों के प्रयोजन के लिए यथा परिभाषित कृषि आय विपरीत है, ठीक है। जब भारतीय आय कर की बात करेंगे, ठीक है, तो उसमें कृषि आय जैसा शब्द का प्रयोग किया जाएगा जो कृषि से प्राप्त होती उन आयों के संबंध। फिर तो संविधान में एक शब्द सुने होंगे आप लोग, एंग्लो इंडियन या आंग्ल भारतीय, ठीक है। तो आंग्ल भारतीय क्या होता है, इस चीज को डिफाइन किया गया कि आंग्ल भारतीय ऐसा व्यक्ति विपरीत है जिसका पिता या पितृ परंपरा में कोई अन्य पुरुष जनक यूरोपीय उद्भव का है, या किंतु जो भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवासी है, और जो ऐसे राज्य क्षेत्र में ऐसे माता पिता से जन्मा है या जन्मा था जो वहां साधारणतः निवास रहे और केवल अस्थायी प्रयोजन के लिए वास नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आंध्र भारतीय वो है जो जैसे कोई भी पुरुष, कोई भी व्यक्ति जो भारत से बाहर रहेगा, ठीक है, मतलब जो भारत से बाहर रह रहा है लेकिन उसका जो मेन जो उसकी जन्मभूमि है वो यूरोप की है, लेकिन उसका कनेक्शन इंडिया से भी है, ठीक है। वो जो जैसे यहाँ के जो आप एनआरआई बोलते हैं, जो भारत से बाहर जाके इधर तो जो अन्य देशों में शिफ्ट हो गए हैं, रहना शुरू कर दिया, आदिवासी हो गए हैं, ठीक है। तो देखो, इसमें बोलने का मतलब यह है इस अनुच्छेद में कि अगर कोई व्यक्ति है, उसका पिता या पिता से ऊपर वाला परंपरा, मतलब दादा या परदादा जो है ना, वो कौन सा व्यक्ति होना चाहिए, यूरोपीय उद्भव का होना चाहिए। मतलब यूरोपियन कंट्रीज का है, उसका कोई जो फादर वाला जो है, वो फादर या फादर के फादर जो है, इनमें से कोई आदमी अगर यूरोप का हो, ठीक है, और वो क्या करता हो कि वैसे जो उसके वंशज हैं
वो भारत में अधिवास करते हो, ठीक है, अस्थायी प्रयोजन के लिए नहीं होना चाहिए। मतलब वो भारत में रहते हैं, ऐसे ही लोगों को क्या समझा जाएगा, आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियंस बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, ठीक है। तो साधारण रूप से अपन क्या बोल सकते हैं कि उसके माता पिता जो हैं उनमें से कोई अगर मतलब यूरोपियन रहा हो और वो जो बच्चे हो गए और वो भारत में निवास करते हैं, ठीक है, तब उसको एंग्लो इंडियन बोला जाएगा। अस्थायी तौर पे कोई बाहर का आ गया है और उसके पिताजी अगर कोई फॉरेन मतलब यूरोपियन कंट्रीज के हैं और वो अस्थायी रूप से 2-3 साल के लिए आता है, तो ऐसा नहीं, वो यहाँ रहे, निवास करने के प्रयोजन से अगर वो यहाँ रहता है और उसके जो मतलब पितृ वंश वाले हैं, ऊपर वाले जो हैं, वो क्या हो, यूरोपियन हो, तब वो एंग्लो इंडियन कहा जाएगा, और वो भारत में निवास करते हो, आदिवासी हो, तब उनको एंग्लो इंडियंस बोला जाएगा। ठीक है। फिर आगे जो हम लोग हर बात में जो प्रयोग करते हैं, तो खंड 3 में अनुच्छेद को बताया गया कि इस संविधान का अनुच्छेद से विपरीत है। ठीक है, जो भी संविधान को भागित किया गया है तो उसको अनुच्छेदों में विभाजित किया गया, तो अनुच्छेद से मतलब बताया कि इस संविधान का अनुच्छेद के तहत उसको अनुच्छेद माना जाएगा। फिर 4 में बोला उधार लेने के संबंध में अंतर्गत वार्षिक या देकर धन लेना या उधार का तदनुसार अर्थ लगाना। ठीक है, कोई भी जब आप मनी किसी से बाहर से जब लेंगे या उधार लेंगे, उसी को उधार लेने के संबंध में बताया। ठीक है, इसमें डेफिनेशन क्लॉज का प्रयोग आपके आगे की चीजों में रहेगा, तो बहुत सारी चीजों में बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना, बस आपको याद रखना है कि हमने इस टर्म को कहाँ पे पढ़ा था। इन चीजों का मतलब हम बाद में जब अंदर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तब इसको अच्छे से और देखेंगे। सर एक फिर खंड हेमंत सर, 5 में हेमंत सर, एक चीज और बच्चे लोग देखना कि हम कैसे कभी पूछते हैं ना कि सर हम जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेक्शंस दिए हुए हैं उनको आर्टिकल क्यों बोलते हैं, ऐसे करके, तो क्यों बोलते हैं, सबसे है ना, क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 366 के कारण, कि अनुच्छेद जो है, आर्टिकल्स जो है, वो इस संविधान के अनुच्छेद अभिप्रेत है। तो जब भी हम आर्टिकल बोलेंगे तो उसको आदमी क्या समझेगा कि ये जो भी बात किया जा रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए किया जा रहा है, ठीक है। तो हम बोलते हैं ना, जैसे आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 368, तो अंडरस्टूड रहेगा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के ही जो सेक्शन है उनको बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज को पॉइंट नोट करके रखना कि 366 क्लॉज 3 के कारण हम जब भी आर्टिकल बोलते हैं तो हम उनको क्या समझना है कि वो भारत के संविधान का ही अनुच्छेद है, ऐसे करके। ठीक है, फिर आगे जो 4 में आपको बताया उधार लेना, तो उधार लेने के बारे में बताया, 2 बातें कही गई इसमें। उधार लेने के अंतर्गत वार्षिकियां देकर धन लेना है और उधार का तदनुसार अर्थ लगाना जाएगा। मतलब ये 2 चीजें बोलता है कि ग्रांट ऑफ एन्युइटीज की बात और लोन लेने की बात। ठीक है, यहाँ पे शुद्ध हिंदी दिया तो आपको उधार जो लोन होता है, ठीक है, उस समय ने बोला कि जो सालाना ग्रेजुएटीज मिलती है, ग्रांट्स मिलते हैं, उसको भी आप उसको भी उधार लेना कह सकते हैं। और जो आप नॉर्मली जो भी चीजें आप दूसरों से लेते हैं वो भी उधार लेना होगा, जो धन के संबंध में होगा। ठीक, उसके बाद आपको जो हम लोग बोलते हैं कि अनुच्छेद 1 का खंड 5, ठीक है, तो ये अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 366 का खंड 5। तो 5 के तहत खंड को बताया गया है कि खंड से उस अनुच्छेद का खंड विपरीत है जिसमें वह पद आता है। ठीक, तो हम लोग पहले यहाँ पे देख लिया अनुच्छेद 3 में, 5 में हम लोग देख लिया खंड, और आगे हम लोग उपखंड भी देखेंगे। ठीक है, फिर आपको 6 में बताया गया है निगम कर के बारे में। निगम कर क्या होता है, जो आप नगर निगम में जो भी टैक्सेस पे करते हैं वही निगम कर है। ठीक है, तो निगम कर से कोई आय पर कर का विपरीत है जहां तक वह कर कंपनियों द्वारा संदेह है, और ऐसा कर है जिसके संबंध में निम्नलिखित शर्तें पूरी होती है। अर्थात वह कृषि आय के संबंध में प्रभार्य नहीं है, तो वह कृषि आय के संबंध में प्रभार्य नहीं है। ख, कंपनी द्वारा संदत्त कर के संबंध में कंपनियों द्वारा व्यक्तियों को संदेह लाभांशों में से किसी कटौती का किया जाना उस कर को लागू अधिनियम द्वारा प्राधिकृत नहीं है। ऐसे लाभांश प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की कुल आय की भारतीय आय के प्रयोजन के लिए गणना करने में अथवा ऐसे व्यक्तियों द्वारा संदेह या उनको प्रतिदेय भारतीय आयकर की गणना करने में इस प्रकार संदत्त कर को
हिसाब में लेने के लिए कोई उपबंध विद्यमान नहीं है। ठीक है, देखिए ये जो आपका निगम कर के तहत किन चीजों को इन्होंने बताया कि निगम कर के तहत जो भी कर कंपनियां देती है, ठीक है, सरकार को वो संदेह करती है या देती है, ठीक है, उन करों के बारे में बताया। तो वो उसको कैटेगराइज किया कि वो इस तरीके का कर को निगम कर के तौर पे नहीं लेगा, नेगेटिव वे इसका डेफिनेशन है। तो ये चीजों किया गया वो कौन सा 300 संविदा और क्या बोलते उसको, व्यापार और संविदाओं के संबंध में जो उपबंध दिए हैं उसमें ये लागू होता है। ठीक है, और इनकम टैक्स जब आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है। ठीक है, तो देखिए कृषि आय के संबंध में प्रभार नहीं, निगम कर जो भी है उस पे जो कृषि आय होगी उसको निगम कर के तहत शामिल नहीं किया जाएगा बोलता है। कंपनियों द्वारा संदेह कर के संबंध में कंपनियों द्वारा व्यक्तियों को संदेह लाभांशों में से किसी कटौती, जो भी कंपनियों का लाभांश होता है उसको निगम कर के तहत नहीं लिया जाएगा। ठीक है, ऐसे लाभांश प्राप्त करने वाली व्यक्तियों की कुल आय की भारतीय आय कर के प्रयोजन से गणना करने में अथवा ऐसे व्यक्तियों द्वारा संदेह या उनको प्रतिदेय भारतीय आयकर की गणना करने में है। इस प्रकार संदेह कर को हिसाब में लेने के लिए कोई उपबंध विद्यमान नहीं है। ठीक है, तो आप इतना समझ लीजिए कि जो ये 3 कैटेगरीज में नहीं आएगा वो निगम कर के तहत आ जाएगा। इसको हम लोग आगे, इसमें सारे टर्मिनोलॉजी को आपको भी इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस आपको सुन लीजिए एक बार, इसको याद रखिएगा कि ये यहाँ पे दिया हुआ है इतना। ठीक है, ठीक है, आपका 7वां कहता है खंड 7 में शंका की दशा में तत्स्थानीय प्रांत, तत्स्थानीय देशी राज्य तथा स्थानीय राज्यों से ऐसा प्रांत, देशी राज्य या राज्य अभिप्रेत है। सर आवाज, हाँ सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। सुदीप सर, मेरी आवाज आ रही है क्या क्लियर? जी सर, आपकी आ रही है क्लियर। ठीक है, चलो देखो, है ना। अब उसके बाद देखना जो खंड 7 है, ठीक है, ये क्या बोलता है कि तत्स्थानीय प्रांत, ठीक है, तत्स्थानीय देशी राज्य, तत्स्थानीय राज्य, ये जो टर्म आते हैं उनका क्या अभिप्राय है वो ऐसा समझा जाएगा। ठीक है, तो जब भी कभी तुमको पूछेगा कि तत्स्थानीय प्रांत, ठीक है, करस्पॉन्डिंग प्रोविंस, करस्पॉन्डिंग इंडियन स्टेट, जैसे कुछ पूछ रहे थे ना कि प्रांत क्या होता है, एक बार बीच में कोई बच्चा पूछा था ना सर देशी प्रांत क्या होता है, ऐसे करके, है ना। तो इन चीजों को बताया है, और करस्पॉन्डिंग स्टेट का क्या मतलब होगा। ठीक है, तो तत्स्थानीय प्रांत, तत्स्थानीय देशी राज्य और तत्स्थानीय राज्य से ऐसा प्रांत, देशी राज्य या राज्य अभिप्रेत है जिसे राष्ट्रपति प्रश्नगत किए किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए यथास्थिति तत्स्थानीय देशी राज्य या तत्स्थानीय राज्य अवधारित करे। तो राष्ट्रपति जो है वो क्या करता है कि उसको बोल दे कि तत्स्थानीय देशी राज्य है या तत्स्थानीय राज्य अवधारित कर दे, तो उससे वो राज्य जो है वो समझा जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये? अब देखो 8वां जो है, 8वां क्लॉज बोलता है ऋण के बारे में, डेट के बारे में बताता है। ठीक है, इसको बोलते हैं डेट। और पिछला पिछला जो था उसको थोड़ा सा सुन लो। कृषि आय को बोलते हैं एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है, आंग्ल भारतीय को बोलते हैं एंग्लो इंडियन, और अनुच्छेद है उसको बोलते हैं आर्टिकल, उधार लेना को बोलते हैं बोरो, ठीक है, और जो खंड है उसको बोलते हैं क्लॉज, और निगम कर को बोलते हैं इनकम टैक्स। ठीक है, अब देखो कि ऋण जो है, डेट जो होता है, उधार मतलब जो ऋण होता है उसका क्या मतलब होता है। तो ऋण के अंतर्गत वार्षिकियों के रूप में मूलधन के प्रतिसंदाय की किसी बाध्यता के संबंध में कोई दायित्व या किसी प्रत्याभूति के अधीन कोई दायित्व और ऋण भार का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा। तो जैसे आपने कोई चीज उधार ली है, तो उधार लेने के बाद उस चीज को आपको चुकाना है, तो उसकी जो बाध्यता है उसको बोलते हैं ऋण।
जैसे आपने 1,000 रुपए उधार लिया है, तो 1,000 रुपए आपको देना है, किसी को बाध्यता है कि वो आपको वापस करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो दायित्व है ना, ये क्या कहलाएगा, ऋण कहलाएगा, कि आपने 1,000 रुपए का ऋण है। ठीक है। और या फिर क्या बोलते हैं कि किसी जो प्रत्याभूति है, तो प्रत्याभूति के अधीन अगर आपने कहीं प्रत्याभूति दी हुई है, तो उसके अधीन अगर कोई दायित्व बनता है, कि जैसे आपने 1,000 रुपए की प्रत्याभूति दी है, तो वहां पे क्या होगा कि एक आपके ऊपर लायबिलिटी आता है, तो वो क्या है, आपके ऊपर ऋण भार है, कि वो ऋण आपको चुकाना है। तो ये जो है वो ऋण समझा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है स्टेट ड्यूटी, संपदा शुल्क। ठीक है। तो संपदा शुल्क जो है 9 में बताया है, खंड 9 में, कि संपदा शुल्क से वह शुल्क अभिप्रेत है, ठीक है, जो ड्यूटी लगती है, कि जो ऐसे नियमों के अनुसार जो संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा ऐसे शुल्क के संबंध में बनाई गई विधियों द्वारा जो राज्य का विधानमंडल या फिर संसद विधि बनाए, उनके अधीन विहित की जाए, मृत्यु पर संक्रांत होने वाली और उक्त विधियों के उपबंधों के अधीन इस प्रकार संक्रांत हुई समझी गई सभी संपत्ति के मूल मूल्य पर या उसके प्रति निर्देश से निर्धारित किए जाएं। ठीक है। तो जो संसद है और राज्य विधानमंडल क्या करता है, विधियां बनाता है कि ये संपदा शुल्क होगा, तो उस वो जो चीजें हैं और निर्धारित किया जाता है, तो उनको क्या बोला जाएगा, संपदा शुल्क बोला जाएगा। संपदा के विषय में जो शुल्क है वो संपदा शुल्क कहलाएंगे। अब देखो जो नेक्स्ट है क्लॉज 10 जो है, ठीक है, देखो अभी एकदम से समझ में नहीं आएगा ना, कि इस चीज को जब हम क्या करेंगे, कि जब दूसरे अनुच्छेदों को पढ़ेंगे और वहां पे जब ये प्रयोग होगा, ये केवल शब्दों को एक बार आपको ऐसा बताया जा रहा है कि आपको ये पता रहे, कि जैसे आपको कोई डाउट होता है, जैसे मान लो तत्स्थानी प्रांत के बारे में हमको जानना है, तो आपको याद रहना चाहिए कि हमको जाके क्या करना है, 366 देखना है। ठीक है। उसका क्लॉज 7 जाके देखना है। तो ये चीज आपको ध्यान में रहे, और जब ये प्रयोग में जब आएगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा अच्छा इसका ये अर्थ होता है। ठीक है। अब उसके बाद देखो अगला जो है वो क्लॉज 10 है, बोलता है विद्यमान विधि, एग्जिस्टिंग लॉ। तो विद्यमान विधि का मतलब क्या, सामान्य रूप से क्या समझते हैं, विद्यमान विधि का मतलब होता है जो अभी लागू है। ठीक है, उसको बोलते हैं विद्यमान विधि। तो विद्यमान विधि से ऐसी विधि, तो विधि के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा, अध्यादेश जो राष्ट्रपति और राज्यपाल जारी करता है, आदेश, ठीक है, उपविधि, अध्यादेश को बोलते हैं ऑर्डिनेंस, ठीक है, आदेश को बोलते हैं ऑर्डर, उपविधि को बोलते हैं बाई लॉ, ठीक है, नियम को बोलते हैं रूल, और विनियम को बोलते हैं रेगुलेशंस। ठीक है। तो एक क्लास हम क्या करें, ये देखो एक एक क्लास और लेंगे हम लोग, जिसमें ना तुमको ये बताया जाएगा कि लॉ का मतलब क्या होता है ना, ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है, उसको कौन बनाता है, ऑर्डर क्या होता है, वो कौन लागू करता है, ठीक है, बाई लॉज क्या होते हैं, रूल्स क्या होते हैं, रेगुलेशंस क्या होते हैं। इसमें एक क्लास अलग से लगेगी जिसमें पूरा डिफरेंस समझ आ जाएगा, तो और ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, है ना। अब उसके बाद क्या बोलता है कि विधि, अध्यादेश, आदेश, उपविधि, ठीक है। तो एक्चुअल में संध्या देखो, तुम्हारा अगर नेटवर्क कमजोर होगा ना, तो कई बार क्या है, जो डिस्प्ले है वो रुक जाता है। ठीक है। तो जैसे कोई चीज अगर नहीं दिख रही होगी तो अभी सुन लो, फिर वीडियो देख लेना, तो उसमें डिस्प्ले दिखाएगा तुमको साथ में, है ना। तो अब क्या है कि विद्यमान विधि से मतलब लागू विधि जो है, वर्तमान में जो लागू विधि है में ऐसी विधि, अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम या विनियम अभिप्रेत हैं जो इस संविधान के प्रारंभ से पहले ऐसी विधि, अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम या विनियम बनाने की शक्ति रखने वाले किसी विधानमंडल, प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा पारित किया गया है या बनाया गया है। तो यहाँ पे ये समझो कि विद्यमान विधि के अंतर्गत विधि भी आएगा, अध्यादेश भी आएगा, उपविधि भी आएगा, जो चालू है, ठीक है, जो नियम है, विनियम है, वो सभी अभिप्रेत होंगे। तो विद्यमान विधि का मतलब अब तुमको जब भी समझना होगा तो ये समझ लेना कि इसमें लॉ भी आता है, ऑर्डिनेंस भी आता है, ऑर्डर भी आता है, बाई लॉज भी आता है, रूल्स भी आता है, रेगुलेशंस भी आता है। तो एग्जिस्टिंग लॉ में सीधी सी बात है कि जो रूल्स लागू हैं वो भी आते हैं, तो सब के सब जो एग्जिस्टिंग लॉ है मतलब विद्यमान विधि है, वो सब इन सब चीजों को इंक्लूड करता है ऐसे करके। ठीक है। अब उसके बाद अगला जो है वो है तुम्हारा 11, क्लॉज 11 बोलता है फेडरल न्यायालय। ठीक है।
तो जो फेडरल न्यायालय है, ठीक है, संघीय न्यायालय बोलते हैं जिसको, ठीक है, तो फेडरल का मतलब संघीय न्यायालय। तो इसका जो गठन है वो भारत शासन अधिनियम, ठीक है, भारत के संविधान लागू होने से पहले जो रेगुलेट, किससे रेगुलेट हो रहा था, भारत शासन अधिनियम 1935। तो 1935 के अधीन तो जो फेडरल न्यायालय है ना, तो ये फेडरल न्यायालय क्या है, 1935 के अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत आया था। लीगल हिस्ट्री में तुम लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो जिस, है ना, तो इसके जो पूरे पावर्स हैं, जब सुप्रीम कोर्ट बनाया गया तो क्या कर दिया गया कि फेडरल कोर्ट्स के जो भी पावर थे वो सब सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफर कर दिए गए। तो फेडरल कोर्ट से जब अपील करना होता था तो प्रिवी काउंसिल में होता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बनने के बाद क्या हुआ कि प्रिवी काउंसिल का जो अपीलीय अधिकार था, अधिकारिता था, उसको खत्म कर दिया गया। अब सर्वोच्च अपीलीय अधिकारिता केवल हमारे यहाँ उच्चतम न्यायालय के पास है, ठीक है। तो ये फेडरल न्यायालय जो है 1935 के अंतर्गत जो गठित हुआ था वो फेडरल न्यायालय समझा जाता है, ठीक है। तो वर्तमान में इसका अस्तित्व नहीं है अभी, है ना। अब उसके बाद देखो 12 में बताता है कि गुड्स के बारे में। तो गुड्स से क्या मतलब, जो माल है उसको बोलते हैं इंग्लिश में गुड्स। तो ये बताता है कि इसके अंतर्गत क्या क्या आती है, कि जब भी गुड्स या माल शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो इसके अंतर्गत सामग्री, तो विक्रय कर, क्रय विक्रय की सामग्री जो है, वाणिज्य और वस्तुएं, तो ये सभी जो है ना, मटेरियल्स, कमोडिटीज एंड आर्टिकल्स, ये सभी के सभी ये इंक्लूड कर लेता है। तो जब हम इनको कलेक्टिवली, अगर हम इन सब चीजों को कुछ बोलना है हमको, तो क्या बोलेंगे, गुड्स। तो गुड्स में क्या क्या इंक्लूड है, सामग्री, है ना, वाणिज्य या वस्तुएं, ये सब हो गए। उसके बाद देखो ये 12A, सब क्लॉज 12A कैपिटल ए जो है वो ये क्या है कि जो सब 101वां संविधान था ना, जीएसटी जिससे आया था, ठीक है, 2016 की धारा 14 से ये क्या किया गया है, अंतः स्थापित किया गया है। अंतः स्थापित करना मतलब उसको रखना बीच में, ठीक है, अंतः स्थापित। प्रतिस्थापित करना मतलब किसी चीज को हटा के उसको रखना। तो जब आप पढ़ोगे ना संविधान संशोधन के बारे में, तो यही ऐसा कई कई चीज, कई जगह लिखा होगा अंतः स्थापित करना, कहीं निर्सित लिखा होगा, निर्सित मतलब खत्म कर देना, ठीक है, प्रतिस्थापित करना मतलब उसकी जगह पे रखना, इन सब का ये मतलब होता है ना। तो अब क्या है कि माल और सेवा कर, तो ये नया शब्द आया, तो 101वां संशोधन जो था 2016 से, उसको इसमें लाया गया है माल और सेवा कर से। तो इससे क्या बोलता है कि माल और सेवा कर से मानवीय उपभोग के लिए एल्कोहली लीकर के प्रदाय पर कर के सिवाय, ठीक है। तो एल्कोहली लीकर जो है, लीकर का मतलब देखो, जैसे कंबाइन करके बोलते हैं कि जैसे अंगूर से जो शराब बनती है उसको बोलते हैं वाइन, ठीक है। और जो बियर होता है एक वैरायटी होता है। तो लीकर में क्या बोलते हैं, तो लीकर का मतलब आप ये सोचो कि वाइन को छोड़ने के बाद जो भी चीजें हैं, या वो भी इंक्लूड किया जा सकता है जनरली अगर बोलो तो इन सब चीजों के है ना प्रदाय पर कर, तो इनके जो प्रदाय पर कर है उसके सिवाय माल और सेवाओं अथवा दोनों के प्रदाय पर कोई भी अभिप्रेत है, कोई भी कर। तो सेवा पे या तो कर लगे या तो माल पे कर लगे, ठीक है, जिसमें एल्कोहली जो लीकर है उनके प्रदाय पर जो कर है उनको छोड़ के जो भी कर लगता है प्रदाय, है ना, तो उसमें माल और सेवा कर समझा जाएगा। तो उससे जो भी लिया जाएगा वो माल और सेवा कर रहेगा वो। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है 13 बोलते हैं प्रत्याभूति। तो प्रत्याभूति तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़े होगे। प्रत्याभूति का मतलब क्या होता है, गारंटी देना। तो गारंटी देने का मतलब समझते हो ना, कि वो नहीं देगा तो मैं हूं, ये जो चीज साधारण बोलचाल की भाषा में बोला जाता है ना, वो है ना। तो प्रत्याभूति के अंतर्गत, अब जैसे तुमको मान लो कॉन्स्टिट्यूशन में कभी पूछ दिया कि कोई क्वेश्चन पूछता है कि बताओ व्हाट इज गारंटी, ऐसे करके, तो तुमको बोलना है कि क्लॉज 13 ऑफ आर्टिकल 366, है ना, कि प्रत्याभूति के अंतर्गत ऐसी बाध्यता है जिसका किसी उपक्रम के लाभों के किसी विनिर्दिष्ट रकम के कम होने की दशा में संदाय करने का वचनबद्ध इस संविधान के प्रारंभ से पहले किया गया था, ठीक है। तो वो पहले किया गया था वो चीज भी है, तो वो क्या है, प्रत्याभूति समझा जाएगा। मतलब वचन है ये एक प्रकार का, कि अगर वो नहीं करेगा तो मैं करूंगा ऐसे करके, तो ये प्रत्याभूति होता है, गारंटी, ठीक है। तो अगर आप ये भी बोल सकते हो कि इसका डेफिनेशन खंड 13 अनुच्छेद 366 में दिया हुआ है, ऐसे करके, है ना। अब उसके बाद देखो 14 में जब हाई कोर्ट्स पढ़ोगे तो देखो 14 में, अब यहाँ पे देखो मेन चीज है जिसको याद रखना चाहिए। जैसे तुमको पूछे अगर कि उच्च न्यायालय कहाँ परिभाषित है संविधान में,
तो बहुत सारे बच्चों को ना नहीं पता होता है, ठीक है। तो इसको पॉइंट को नोट करके रखो कि ये क्या दिया हुआ है, खंड 14 में अनुच्छेद 366 में बताया है कि उच्च न्यायालय क्या होता है। तो उच्च न्यायालय की परिभाषा देखें, संवैधानिक उपबंध देखते हैं। उच्च न्यायालय से ऐसा न्यायालय अभिप्रेत है जो इस संविधान के प्रयोजनों के लिए किसी राज्य के लिए उच्च न्यायालय समझा जाता है। और इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो सबसे पहली चीज क्या बोला, किसी राज्य के लिए उच्च न्यायालय समझा जाता है। और इसके अंतर्गत क्या बोलता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में इस संविधान के अधीन उच्च न्यायालय के रूप में गठित या पुनर्गठित कोई न्यायालय। तो गठित मतलब नया, पुनर्गठित मतलब क्या है कि आजादी के पहले भी कुछ कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स थे, वो अभी कंटिन्यू चले आ रहे हैं, जैसे मद्रास हाई कोर्ट है, ठीक है। तो ये सब जो चीजें हैं, तो इन क्या पुनर्गठित किया गया, उनको न्यायालय बना दिया गया है ना, उच्च न्यायालय घोषित कर दिया गया। तो भारत के राज्य क्षेत्र में संसद द्वारा विधि द्वारा इस संविधान के सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए उच्च न्यायालय के रूप में घोषित कोई अन्य न्यायालय। तो क्या है, जो संसद है वो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, ठीक है, तो संविधान के प्रयोजनों के लिए, सभी प्रयोजनों के लिए या किसी विशेष प्रयोजन के लिए उच्च न्यायालय के रूप में किसी को घोषित कर देता है, तो वो भी जो न्यायालय है वो उच्च न्यायालय होगा। तो उच्च न्यायालय के रूप में भी घोषित जो न्यायालय है वो उच्च न्यायालय समझा जाएगा। तो ये तुमको 14 खंड 14 में बताया हुआ है कि उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट्स होते हैं उसका मतलब बताया हुआ है, ठीक है। तो अब मेरे को ये बताओ, कमेंट्स में लिख देना, ठीक है, कि हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल में डिफाइन है। तो सब क्या करना, कमेंट्स बॉक्स में लिख देना। अब उसके बाद देखो अगला जो है वो है 15, ठीक है, देशी राज्य, ठीक है। अब देखो साथ में जो देखे वो क्या वो देखे थे अपन, तत्स्थानीय देशी राज्य, और यहाँ पे क्या बताया है, देशी राज्य, ठीक है। तो इंडियन स्टेट का मतलब क्या होता है, जैसे कोई एक बच्चा पूछा था सर स्टेट कैसे, तो जो देशी राज्य है ना इंडियन स्टेट है, ठीक है। तो इंडियन स्टेट जो है उसकी परिभाषा दी है 15 में कि देशी राज्य से ऐसा राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है जिसे भारत डोमिनियन की सरकार से ऐसे राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त थी, ठीक है। तो भारत डोमिनियन जो था, गवर्नमेंट ऑफ द डोमिनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, क्या से उनको रिकॉग्नाइज किया गया था कि ये क्या है, भारतीय राज्य हैं ऐसे करके, ठीक है। तो उनको क्या है, उनको देशी राज्य समझा जाएगा ऐसे करके, ठीक। उसके बाद क्या है, देखो 16 में है ना, अब देखो 16 में दिया हुआ है पार्ट। तो पार्ट जो संविधान में आप भाग पढ़ते हो, कितने भाग हैं कमेंट में लिख देना, ठीक है। तो जो भाग हैं वो क्या है, तो बोलते हैं कि भाग से इस संविधान का भाग अभिप्रेत है, ठीक। तो संविधान में जो भाग है उससे भाग अभिप्रेत, पार्ट का मतलब आप वो समझो। अब उसके बाद देखना अगला जो है पेंशन, ठीक है, 17 में दिया हुआ है पेंशन से। तो पेंशन का मतलब क्या है कि पेंशन से किसी व्यक्ति को या उसके संबंध में संदेह किसी प्रकार की पेंशन अभिप्रेत है, चाहे वह अभिदायी है या नहीं। और इसके अंतर्गत इस प्रकार संदेह सेवानिवृत्ति वेतन, ठीक है, सेवानिवृत्ति वेतन, इस प्रकार संदेह उपदान और किसी भविष्य निधि के अभिदानों की उन पर ब्याज या उनमें अन्य परिवर्धन सहित, तो उसमें बढ़ाया जाए या ब्याज दिया जाए या उसके बिना भी वापसी के रूप में इस प्रकार संदेह जो भी राशि है या जो राशियां हैं वो पेंशन समझी जाएंगी। तो रिटायरमेंट के बाद आपको जो मिलेगा वो पेंशन कहलाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि देखो बहुत सारे जो वर्ड्स है ना उनको वाकई में आप जब खोजोगे तो बच्चों को पता नहीं होता है कि ये कहाँ डिफाइन किया हुआ है ऐसे करके, कि नॉर्मली बच्चे ना ये 366 पढ़ते ही नहीं है, जबकि सब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से पहले 366 को पढ़ना जरूरी है। तो देखो 18 में दिया हुआ है कि आपात की उद्घोषणा, ठीक है। तो जब आपात की उद्घोषणा आप पढ़ोगे तो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी जो है तो क्या बताता है कि आपात की उद्घोषणा से अनुच्छेद 352 के खंड 1 के अधीन की गई उद्घोषणा अभिप्रेत है। तो उद्घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो यहां बताया हुआ है कि अनुच्छेद 352 के खंड 1 के अधीन की गई उद्घोषणा आपात की उद्घोषणा कहलाएगी ऐसे, ठीक है।
अब उसके बाद देखो 19 जो है, लोक अधिसूचना जिसको बोलते हैं पब्लिक नोटिफिकेशन। तो ये शब्द भी बहुत बार आपके पास आएगा कि लोक अधिसूचना जारी करके राज्यपाल या राष्ट्रपति ऐसे करके, तो ये चीजें आएंगी। तो इसका मतलब होता है कि लोक अधिसूचना से यथास्थिति भारत के राज्य क्षेत्र में या किसी राज्य के राजपत्र में अधिसूचना अभिप्रेत है। ठीक है, तो आप लोग मेरे को ये बताना कि लोक अधिसूचना को कैसे परिभाषित किया जा सकता है कि भारत के राजपत्र में या फिर किसी राज्य के राजपत्र में। ठीक है, हर स्टेट का भी एक गजट होता है, तो उसमें क्या है कि भारत का राजपत्र या फिर भारत राज्य के जो राजपत्र हैं उसमें जो अधिसूचना जारी की जाती है उसको लोक अधिसूचना बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। ये तुम्हारा जो 14 है उसमें दिया हुआ है हाई कोर्ट्स के बारे में। अब देखो जो 20 है वो बोलता है रेल। तो जब भी हम रेल बोलते हैं, हेमंत सर थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर करेंगे ना। ठीक है, तो रेल के जो अंतर्गत है, रेल के अंतर्गत क्या है, ए जो दिया हुआ है वो बोलता है किसी नगर पालिका क्षेत्र में पूर्णतः स्थित ट्राम नहीं है। तो जो ट्राम है ना, जैसे कलकत्ता वगैरह पे जो चलता है, इनको रेल के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। और दूसरी चीज ये बोलता है कि किसी राज्य में पूर्णतः स्थित संचार की ऐसी अन्य लाइन नहीं है जिसकी बाबत संसद ने विधि द्वारा घोषित किया है कि वह रेल नहीं। तो रेल के अंतर्गत सामान्य जो चीजें हैं जो रेल में आप समझ सकते हैं वो रहेगा, लेकिन इसमें जो दिया हुआ है कि ट्राम है उसको नहीं समझोगे। और किसी राज्य में पूर्णतः स्थित संचार के लिए, ठीक है, तो कम्युनिकेशन के लिए जो और कम्युनिकेशन के लिए है ना, कि ऐसी अन्य लाइन नहीं है जिसके बाबत, तो संसद जो है वो ये घोषित कर देता है कि ये रेल के अंतर्गत नहीं आएगा ऐसे करके। तो वो चीज है अभिप्रेत, है ना। देखो कुछ चीजें जो आपको नहीं समझ में आ रही होंगी ना, उसको डाउट जो डिस्कशन वाले में क्लास वो होगा ना पीरियड, उसमें करेंगे अपन। ठीक है, तो अभी भी इसको देखते हैं क्योंकि लंबा बहुत है। तो जो चीजें नहीं समझ में आ रही उसको एक बार और डिस्कस कर लेंगे बाद में, है ना। अब उसके बाद देखना शासक। तो शासक का मतलब होता है रूलर। तो ये दिया हुआ है आपका 22 में कि शासक से ऐसा राजा, प्रमुख या अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है जिससे संविधान 26वां संशोधन अधिनियम 1971 के प्रारंभ से पहले किसी समय राष्ट्रपति से किसी देशी राज्य के शासक के रूप में मान्यता प्राप्त थी। ठीक है, तो राष्ट्रपति ने क्या किया था कि राज्य के शासक के रूप में उसको मान्यता दे दी थी। या ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे ऐसे प्रारंभ से पहले किसी समय राष्ट्रपति से ऐसे शासक के उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता दे दी थी। तो शासक के उत्तराधिकारी के रूप में भी अगर जैसे राष्ट्रपति ने उसको मान्यता दे दी है तो वो भी शासक समझा जाएगा ऐसे करके। मतलब नॉर्मली आप राजा, ठीक है, ऐसा समझ सकते हैं। फिर संविधान के प्रारंभ होने के बाद कुछ राज प्रमुख बनाए गए थे, तो उनको भी शासक मतलब है ना, शासक के अंतर्गत समझा जा सकता है। और जो 21 है वो रिपील्ड है। अब देखो 23 जो दिया हुआ है कि अनुसूची का मतलब क्या है। तो अनुसूची जो है वो इसमें इतना ही दिया हुआ है कि से संविधान की अनुसूची अभिप्रेत है। तो अनुसूची क्यों बनाया जाता है, ये प्रश्न उठ सकता है मन में। तो देखो अनुसूचियां जो है वो, जैसे आप क्या करते हो कि कोई एक्ट, जैसे संविधान बना, तो संविधान को सबसे पहले क्या किया हमने, प्रस्तावना बना, है ना, मतलब प्रस्तावना वाला भाग, उसके बाद एक अलग पार्ट बना, उसमें हमने संविधान को पार्ट में बांटा, उसके बाद उसको फिर अध्याय में बांटा, उसके बाद उसको है ना, उसके बाद उसको आर्टिकल्स में बांटा, उसके बाद क्लॉजेज में बांटा, फिर सब क्लॉजेज में बांटा। तो क्या है कि कहीं कहीं पे क्या है कि विस्तृत चीजें देनी होती हैं। ठीक है, जैसे मान लो पंचायती राज व्यवस्था का करना था,
तो अनुच्छेद में उनका वर्णन तो दे दिया गया, लेकिन विस्तृत वर्णन के लिए क्या है कि एक अलग से सूची बना के दे दी गई कि ये इस अनुच्छेद से संबंधित रहेगा। तो कुछ विशेष प्रयोजन और नियम जो है वो अलग से इनके प्रयोजन, इस प्रयोजन के लिए क्या करते हैं, अलग से अनुसूची में डाल देते हैं। तो भारत में अभी, भारत के संविधान में आप देखोगे तो 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। जैसे मान लो शपथ ग्रहण के लिए है, जो जिस फॉर्मेट में करेंगे वो चीज है, उनका वेतन क्या होगा, ये तो इनके लिए अलग से सूचियां बना दी गई थी, ठीक है। तो ये अनुसूची जो है ये बताता है आपको कि संविधान में जो अनुसूची है उससे अनुसूची अभिप्रेत है, ऐसे करके। एक्ट्स वगैरह में भी, दूसरे एक्ट्स में देखोगे आप तो शेड्यूल्स वगैरह रहते हैं, इसको शेड्यूल बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जो 24 में ये दिया हुआ है अनुसूचित जातियों, ठीक है। तो अनुसूचित जातियों, शेड्यूल कास्ट जो हैं, उससे बोलता है कि ऐसी जातियां, मूल वंश या जनजातियां अथवा ऐसी जातियों, मूल वंश या जनजातियों के भाग, ठीक है, या उसमें यूथ अभिप्रेत हैं, ठीक है, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजन के लिए अनुच्छेद 341 के अधीन अनुसूचित जातियां समझा जाता है। तो 300, जब अनुच्छेद 341 पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो बस आप ये याद रखना कि जातियां, मूल वंश, जनजातियां, ऐसी जातियां या मूल वंश या जनजातियों का भाग जिसमें यूथ भी अभिप्रेत हैं, ठीक है, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 341 के अधीन अनुसूचित जातियां समझा जाता है, ठीक है। अब देखो अनुसूचित जनजातियां, तो इसमें ना लगभग चीजें सेम है, बस आप ये याद रखना कि संविधान के प्रयोजन के लिए अनुच्छेद 342 के अधीन अनुसूचित जनजातियां समझा जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति क्या करता है कि इनको बताता है कि ये जो जातियां हैं इनको अनुसूचित जातियां समझा जाएगा, जनजातियां समझा जाएगा, ऐसे करके राष्ट्रीय स्तर पे। उसके बाद अब अगला देखेंगे अपन 26, प्रतिभूतियों के अंतर्गत जो स्टॉक है, ठीक है। तो सिक्योरिटीज जो होते हैं उसमें क्या होता है कि स्टॉक जो है, जो स्टॉक होता है, जैसे सामान का आपके पास जो पड़ा हुआ सामान है, वो जो स्टॉक है वो प्रतिभूतियों के अंतर्गत आता है, ऐसे करके। उसके बाद 26A जो है वो बोलता है कि सेवा, सेवाओं से क्या मतलब है, सेवा का क्या मतलब होता है। तो सेवा जो है, जिसको आप माल बोलोगे उसको छोड़ने के बाद जो बच जाता है उसको आप सर्विस बोलोगे, तो वो सेवा होगा। तो सेवाओं से माल से भिन्न कुछ भी अभिप्रेत है, तो माल को छोड़ने के बाद जो बच जाता है वो सेवा होगा। उसके बाद देखें 26ख, हेमंत सर थोड़ा देखो तो आप। सर 26ख ना रिपील है, 26A और 26B, ठीक है सर। हेलो, 26 का जो है, 26 में बताया प्रतिभूतियों के अंतर्गत स्टॉक को बताया गया है, और उसके 26 का ए और बी जो उसके आगे की चीजें थी जो रिपील कर दी गई है, ठीक है। उसके बाद आपका था 27, तो उपखंड मैंने बताया था आपको पहले कि 3 में आपका अनुच्छेद को बताया। एक मिनट ना, देखो ये 26A और जो बी है वो संविधान के 101वां संशोधन से अंतः स्थापित कर दिया गया है फिर। तो 26A जो है वो सेवाओं के बारे में उपबंध करता है, और 26B जो है वो राज्य के अंतर्गत, ठीक है, अनुच्छेद 246A, अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 269, अनुच्छेद 269A और अनुच्छेद 279A के संदर्भ में विधानमंडल सहित कोई संघ राज्य क्षेत्र भी आता है। तो ये चीज 101वां है ना, ये जो है आपका तीसरे नंबर में जो ये चीजें हैं ए और बी जो है वो 101वां संशोधन से फिर से अंतः स्थापित किया गया। फिर 126C है, ठीक है, ये बताता है कि 102वां संशोधन जो हुआ है ना, ठीक है, 102nd अमेंडमेंट जो है 2018 से अंतः स्थापित किया गया है। तो इसमें ये बोलता है कि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग, ये जो चीज है ना, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग से ऐसे पिछड़े वर्ग अभिप्रेत हैं जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए 342A
के अधीन पिछड़ा वर्ग होना समझा जाएगा, समझा गया है। और जो 27 है वो ये बोलता है कि उपखंड जो है, क्लॉज सब क्लॉज जो है ना, जो खंड के बाद जो रहता है, ठीक है, तो वहां पे उसको उपखंड बोलेंगे, सब क्लॉज बोलते हैं। तो सब क्लॉज से खंड का उपखंड अभिप्रेत है जिसमें वह पद आता है। जैसे कोई एग्जाम्पल देखो आप, जिसमें दिया होगा आर्टिकल, आर्टिकल के बाद क्लॉज, क्लॉज के अंदर अगर और क्लासिफिकेशन है उसका तो उसको बोलेंगे सब क्लॉज। ठीक है, तो आर्टिकल, क्लॉज एंड सब क्लॉज। ठीक, उसके बाद देखना कराधान, 28 में दिया हुआ है कराधान के बारे में। सर थोड़ा स्लाइड ऊपर करेंगे। ठीक है, तो कराधान के अंतर्गत किसी कर या लाग का अधिरोपण, चाहे वह साधारण या स्थानीय या विशेष है, और कर का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा। कराधान का मतलब है कि कर अधिरोपण करना। ठीक है, उसके बाद 29 में यह दिया हुआ है कि आय पर कर, तो टैक्स ऑन इनकम या इनकम टैक्स जो है, ठीक है, टैक्स ऑन इनकम, आय पर कर के अंतर्गत अति लाभ कर की प्रकृति का कर। तो आपको जो अति लाभ मतलब लाभ के ऊपर जो है उस पे जो कर लगेगा वो क्या करेगा, आय पर कर लगेगा। तो जो आय है, जो आपकी जो आय है उस पे जो कर होगा वो आय कर होगा। अब 29A जो है वो ये बोलता है कि माल के क्रय या विक्रय पर कर। तो क्रय पर कर होता है और एक विक्रय पर कर होता है ना, तो इसके के अंतर्गत क्या आएगा बोलता है, तो पहला वह कर जो नगदी, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी माल में संपत्ति के ऐसे अंतरण पर, ठीक है, माल में जो संपत्ति है, जो प्रॉपर्टी है, उसके ट्रांसफर पर जो किसी संविदा के अनुसरण में न करके अन्यथा किया जाए। ठीक है, तो इसको क्या समझा जाएगा यहाँ पे कि अंतर्गत माल के क्रय और विक्रय पर कर के अंतर्गत समझा जाए। दूसरा ये बोलता है कि वह कर, मतलब अभी क्या देख रहे हैं, माल के क्रय या विक्रय पर कर देख रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत दूसरा चीज ये बोलता है वह कर जो माल में संपत्ति के, चाहे वह माल के रूप में हो या किसी अन्य के रूप में, ठीक है, ऐसे अंतरण जो किसी संकर्म संविदा के निष्पादन में अंतर्वलित होते हैं। तो कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें अंतर्वलित होता है वो चीज, तो जो कर लगेगा उसको माल पर कर या विक्रय पर कर बोलेंगे। उसके बाद देखना नेक्स्ट जो है वो बताता है, जैसे देखो यहाँ पे मैं जो चीज बोल रहा था ना, तो 19A जो है वो क्या है, आर्टिकल कौन सा है, 366। ठीक है, क्लॉज क्या हो गया आपका 29A कैपिटल A, और सब क्लॉज क्या हो गया A। तो सब क्लॉज ऑफ क्लॉज 91A ऑफ आर्टिकल 366। तो इसको कैसे पढ़ेंगे अपन, जब पूरा पढ़ते हैं ना, जैसे पढ़ते समय नॉर्मली बच्चे क्या बोल देते सर, क ख ग ए बी ऐसे पढ़ते ना, तो इसको जब आप लीगली पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे कि उपखंड क, मतलब इसको थोड़ा सा वो हो जाएगा, अनुच्छेद 366 के खंड 29 का उपखंड क। ठीक है, समझ में आया, क्लियर? इसको डाउट है तो पूछ लो। और इंग्लिश में रिपीट कीजिए। देखो जब हिंदी में बोलोगे ना तो ऊपर से चालू करते, ठीक है, जैसे ऑर्डर क्या होता है, आर्टिकल, क्लॉज एंड सब क्लॉज बोला ना मैं तुमको, ठीक है, तो वैसे ही क्या होता है कि सब क्लॉज ऑफ ए ऑफ क्लॉज 29A ऑफ आर्टिकल 366, और जब हिंदी में बोलोगे तो अनुच्छेद 366 के खंड 29 का उपखंड क। ठीक है, अब देखो कि वह कर जो नगदी, और बाद में देखेंगे जो डाउट्स आएगा ना वो पूछते जाना तो बताते जाएंगे। ठीक है, और ये जो चीजें देखो अभी आपको केवल अभी जो है ना ये चीजें याद नहीं करनी, जिसको मार्क करने बोल रहे हैं ना आप उसको मार्क करके रखिए। ये शब्द जो बाद में फिर आते जाएंगे, जो जो चीजें अनुच्छेद पढ़ते समय, तो उन चीजों को फिर से डिटेल में डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है, अब देखो जो घ है, तो इस घ को कैसे पढ़ेंगे अपन, उपखंड घ। ठीक है, अनुच्छेद 366 के खंड 29 का उपखंड घ, वह माल, बार बार पूरा डिटेल में नहीं पढ़ूंगा मैं, ठीक है, तो जो नगदी
आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी माल या किसी प्रयोजन के लिए उपयोग करने के अधिकार, ठीक है, उपयोग करने के अधिकार, चाहे वह विनिर्दिष्ट अवधि के लिए हो या नहीं, किसी टाइम पीरियड के लिए हो या नहीं, अंतरण पर लगता है तो वो जो कर है वो, ठीक है, क्रय या विक्रय पर कर समझा जाएगा। उसके बाद अंगा देखेंगे, वह कर जो नगदी, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी माल के प्रदाय पर, माल देने पर, जो किसी अनिगमित संगम या व्यक्ति निकाय द्वारा या अपने किसी सदस्य को किया गया है, तो वो जो कर लगा है उसको क्या बोलोगे आप, है ना। उसके बाद च देखें, वह कर जो ऐसे माल के जो खाद्य या मानव उपयोग के लिए कोई अन्य पदार्थ या कोई पेय है, चाहे वह मादक हो या नहीं, ऐसे प्रदाय पर जो किसी सेवा के रूप में या सेवा के भाग के रूप में है या किसी भी अन्य रीति से किया गया है, और प्रदाय या सेवा नगदी, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए की गई है, और माल के अंतरण, परिधान और प्रदाय के बारे में यह समझा जाएगा कि वह उस व्यक्ति द्वारा जो ऐसा अंतरण, परिधान या प्रदाय कर रहा है उस माल का विक्रय है, और उस व्यक्ति द्वारा जिसको ऐसा अंतरण किया जा रहा है, मतलब जिसको मिल रहा है, परिधान या प्रदाय किया जाता है, उस माल का क्रय है। ठीक है, तो मतलब आप जब कोई चीज बेचते हो तो आप उसका विक्रय कर रहे हो, और जब कोई आदमी खरीदता है उसको तो क्या बोलता है कि वो आदमी उसका क्रय कर रहा है। ठीक है, तो ये था आपका 29A जो है, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, नोट करके रख देना। ठीक है, जो मेन पॉइंट है 29A जो है, क्लॉज 29A, इसको मार्क करके रखिए, माल के क्रय या विक्रय पर कर। और एक चीज और है, GST वाला होगा, ठीक है, उसको भी मार्क कर ले। अब उसके बाद देखो आखिरी जो क्या बोलना चाहिए आपका उपखंड जो है वो है संघ राज्य क्षेत्र। तो संघ राज्य क्षेत्र, तो संघ राज्य क्षेत्र से पहली अनुसूची में, तो पहली अनुसूची में क्या दिया है भारत के संविधान का, एक तो राज्यों का लिस्ट दिया हुआ है और एक संघ राज्य क्षेत्र का लिस्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो संघ राज्य क्षेत्र से पहली अनुसूची में अभी कितने संघ राज्य क्षेत्र हैं, पहले 7 थे, फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना तो 9 हो गए, उसके बाद दादर नगर हवेली और दमन दीव को एक साथ जोड़ दिए तो 8 हो गए। तो आज की तारीख में 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं भारत में। ठीक है, से पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत ऐसा अन्य राज्य क्षेत्र है जो भारत के राज्य क्षेत्र में समाविष्ट है किंतु उस अनुसूची में विनिर्दिष्ट नहीं है। ठीक है, तो राज्य क्षेत्र में समाविष्ट तो है, लेकिन अगर अनुसूची में नहीं भी दिया गया है उस चीज को, तो भी वो संघ राज्य क्षेत्र समझा जाएगा ऐसे करके। ठीक है, हेमंत सर। हेमंत सर, हाँ ठीक। अभी एक बार बंद करके चालू कर देंगे, तो अब पूछो कोई डाउट है तो।